जरा सोचिए, एक ऐसी सुबह के बारे में जब उठने पर पता चले कि इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा बस गायब हो गया है। कोई हैकिंग नहीं हुई, कोई बड़ा साइबर अटैक नहीं हुआ, बस सन्नाटा। आज हम एक ऐसे ही दिन की कहानी में गोता लगाएंगे, जब इंटरनेट के एक रखवाले के गिरने से पूरी डिजिटल दुनिया थमसी गई थी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 18 नवंबर 2025। उस सुबह आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसने हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को एकदम से रोक दिया? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। और असर असर तो बहुत ही बड़ा था। सोचिए, एक्स की फीड्स फ्रीज हो गईं, चैट जीपीटी ने जवाब देना बंद कर दिया, स्पॉटिफाई पर गाने रुक गए, और कैनवा पर बनाए डिजाइन्स तो जैसे हवा में ही गायब हो गए। गेमिंग सर्वर से लेकर क्रिप्टो ट्रेडिंग तक, मतलब सब कुछ एक झटके में रुक गया। सच में एक डिजिटल गोस्ट टाउन जैसा माहौल था। और लाखों लोगों को अपनी स्क्रीन पर क्या दिख रहा था? बस एक छोटा सा लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग मैसेज, 500 इंटरनल सर्वर एरर। ये बस कुछ शब्द थे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी प्रॉब्लम का चेहरा बन गए थे। और ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं थी। ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा डाउन डिटेक्टर के आंकड़ों से लगता है। आउटेज के पहले घंटे में ही 4,500 से ज्यादा रिपोर्ट्स, और देखते ही देखते ये आंकड़ा 11,000 के भी पार चला गया। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम थी, एक ग्लोबल क्राइसिस। तो सवाल उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये कोई बड़ा साइबर अटैक नहीं था। प्रॉब्लम की जड़ थी सिर्फ एक कंपनी, एक बहुत ही क्रिटिकल कंपनी की नाकामी। और उस कंपनी का नाम है क्लाउडफ्लेयर। तो यहीं से हमारी पड़ताल का पहला हिस्सा शुरू होता है। आखिर ये क्लाउडफ्लेयर है क्या, और ये इंटरनेट के लिए इतना इतना जरूरी क्यों है? अच्छा, इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। क्लाउडफ्लेयर एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क या सीडीएन है। अब ये क्या होता है? इसे आप इंटरनेट की प्लम्बिंग की तरह समझ लीजिए। जैसे घर में पानी के पाइप्स होते हैं ना, वैसे ये पर्दे के पीछे रहकर वेबसाइट्स को तेज, सेफ और स्टेबल रखने का काम करता है। और ये कितना जरूरी है, इसका अंदाजा बस एक आंकड़े से लग जाएगा। दुनिया का 20% से भी ज्यादा वेब ट्रैफिक क्लाउडफ्लेयर संभालता है। 1 मिनट रुककर इस बात को सोचिए। इंटरनेट का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ एक कंपनी के हाथ में, ये एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जाहिर है एक बहुत बड़ा रिस्क भी। तो देखिए, क्लाउडफ्लेयर का वादा क्या है? वो वेबसाइट्स को तेज रखेंगे, स्टेबल रखेंगे और हर तरह के अटैक से बचाएंगे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। रिस्क ये है कि अगर कभी क्लाउडफ्लेयर खुद फेल हो गया, तो वो अपने साथ साथ अनगिनत दूसरी वेबसाइट्स को भी एक ही झटके में डुबो सकता है। ये बिल्कुल एक दो-धारी तलवार की तरह है। तो अब आते हैं अगले हिस्से पर। अब हम एक आउटेज का, जिसे करते हैं ना, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। एक पुरानी घटना की केस स्टडी से ये समझेंगे कि आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी होती कैसे है। 18 नवंबर वाले केस को समझने के लिए हमें एक दूसरे आउटेज की डिटेल रिपोर्ट देखनी होगी। ये हुआ था 14 जुलाई 2025 को। ये था 1.1.11 डीएनएस फेलियर। और अच्छी बात यह है कि क्लाउडफ्लेयर ने इसका पूरा कच्चा चिट्ठा पब्लिक किया था, जो हमें अंदर की पूरी कहानी बताता है। तो ये है उस दिन की टाइमलाइन। देखिए, 6 जून को कॉन्फ़िगरेशन में एक गलती हो जाती है, लेकिन मजे की बात यह है कि वो 1 महीने से भी ज्यादा समय तक किसी को पता ही नहीं चलती, डोरमेंट पड़ी रहती है। फिर आता है 14 जुलाई का दिन। एक छोटा सा मामूली सा चेंज किया जाता है और वो सोई हुई गलती जाग जाती है। और नतीजा, दुनिया भर में डीएनएस ट्रैफिक धड़ाम से गिरने लगता है। इंजीनियरों ने बदलाव को वापस लेकर इसे ठीक किया, लेकिन पूरी सर्विस को वापस नॉर्मल होने में 62 मिनट लग गए। तो हुआ क्या था, संक्षेप में 3 स्टेप्स में समझते हैं। पहला, एक छिपी हुई गलती। हुआ ये कि 1.1.1.1 सर्विस को गलती से एक नए सिस्टम से जोड़ दिया गया जो अभी इस्तेमाल में भी नहीं था। दूसरा, ट्रिगर दब गया। उस नए सिस्टम पर एक टेस्ट किया गया और बस उसने एक ग्लोबल रिफ्रेश चालू कर दिया। और तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेप, रूट्स हटा दिए गए। उस सिस्टम ने गलती से पूरी दुनिया के लिए 1.1.1.1 तक पहुंचने वाले इंटरनेट रूट्स ही हटा दिए। मतलब वो सर्विस इंटरनेट के लिए एक तरह से गायब हो गई। और क्लाउडफ्लेयर ने भी बाद में अपने ब्लॉग में ये बात साफ साफ मानी। उन्होंने लिखा, हम इस आउटेज के लिए बहुत खेद व्यक्त करते हैं। इसका मूल कारण एक आंतरिक कॉन्फ़िगरेशन त्रुटि थी, यह किसी हमले का परिणाम नहीं था। तो ये बात एकदम पक्की हो गई कि गड़बड़ी घर के अंदर ही थी। अब वापस 18 नवंबर की उस घटना पर लौटते हैं।
और बात करते हैं उसके असर की। और ये असर सिर्फ टेक्निकल नहीं था, ये अरबों डॉलर का था। डाउनटाइम की असली कीमत क्या होती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा असर, ये नंबर देखिए। क्लाउडफ्लेयर की मार्केट वैल्यू से $1.8 बिलियन उड़ गए, और ये सब सिर्फ कुछ ही घंटों में हुआ। अब इस फाइनेंशियल नुकसान के पीछे एक बड़ी टेक्निकल वजह होती है। इसे कहते हैं सर्विस लेवल अग्रीमेंट या SLA। ये क्या है? ये दरअसल कंपनियों का अपने कस्टमर से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक वादा कि उनकी सर्विस एक खास लेवल तक, मान लीजिए 99.99% टाइम चलती रहेगी। और जब ये SLA, ये वादा टूटता है, तो कंपनियों को अपने कस्टमर्स को क्रेडिट और रिफंड देने पड़ते हैं। तो इस तरह से एक छोटी सी दिखने वाली टेक्निकल गलती सीधे सीधे लाखों डॉलर के कैश लॉस में बदल जाती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, इसका एक इंसानी पहलू भी है। जब ये आउटेज हुआ तो सऊदी अरब, केन्या, थाईलैंड जैसे कई देशों के वीज़ा पोर्टल्स ठप पड़ गए। जरा सोचिए उन हजारों यात्रियों के बारे में जो एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए थे, जिनकी यात्रा की पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। ये दिखाता है कि कैसे एक डिजिटल गड़बड़ी हमारी असल जिंदगी में कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। और ये सब हमें हमारी पड़ताल के सबसे ज़रूरी और आखिरी हिस्से पे ले आता है। हमारी ये जो डिजिटल दुनिया है, ये कितनी नाजुक है और इससे हमें क्या सबक मिलता है। तो सवाल फिर वही आकर खड़ा होता है, हमारा इंटरनेट जिस पर हम इतना निर्भर हैं, वो असल में कितना मजबूत है, कितना रेजिलिएंट है। ये आउटेज एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने लाता है। ये बताता है कि हमारा इंटरनेट सिस्टम अंदर से कितना नाजुक है और हम कुछ गिनी चुनी बड़ी बड़ी कंपनियों पर कितना ज्यादा निर्भर हैं। ऐसी कंपनियां जो ज्यादातर हमारी नजरों से ओझल रहती हैं। हम एक ऐसे ढांचे पर टिके हैं जिसके पिलर बहुत कम हैं। और ये हमें इस आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारी इस डिजिटल दुनिया के ये रखवाले ही फेल हो गए, तो फिर आगे क्या होगा?